हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन का जो पार्ट 2 है उसका पेपर 4 का एग्ज़ाम बस 2 दिन में होने वाला है। तो उसके लिए मैंने आपको कल भी एक वीडियो दिया था कॉस्मिक रे के बारे में, जो पूरा एक्सप्लेन किया था उसको। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर मैं आप लोगों को ग्रुप ए का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का लैंग्वेज है और इजी है, मैथमेटिकल टर्म है। ये भी क्वेश्चन आप लोग 1 से 2 बार में, जो हमको लगता है कि स्टूडेंट उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके लिख सकता है, मैक्सिमम मैं वही क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो आई होप, मुझे ये भी उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करूँगा। और इसे भी आप 1 से 2 बार बस लिखिएगा, बस फिगर है जो है और फिगर समझ जाइएगा तो ये क्वेश्चन ईजिली आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन ग्रुप ए से ले लिया हूँ, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि थोड़ा हल्का लंबा है। तो पहला पार्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको देखिए आप लोग कि डेवलप बाउंड्री कंडीशन गवर्निंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इंटरफेस ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्रिक। Use your result to analyze the refraction of electric line of force per kilometer। मतलब किसी भी बाउंड्री फेस पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करता है तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या चेंजिंग होता है। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, तो उसमें क्या चेंजिंग आता है, उसका क्या इक्वेशन बनता है, वही इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा। To solve this problem, we know how the field vector D displacement, electric displacement, and E changes in passing a boundary between two dielectric media। कहता है कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैसे जो मेरा डी वेक्टर है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर कैसे चेंज करता है जब दो मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है। तो इसके लिए मैंने क्या माना है, आप लोग देखिएगा जो फिगर है उसी को माना है कि एक्स वाई बी अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया 1 and 2। कहता है कि एक्स वाई एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, जिसमें मीडियम नीचे वाला 1 हो गया, मीडियम ऊपर वाला 2 हो गया। पहला मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है, दूसरा मीडियम का K2 है। पहला मीडियम का परमिटिविटी आप लोग जानते हैं, परमिटिविटी क्या होता है, वो ε1 है और सेकेंड मीडियम का ε2 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद लेट θ1 and θ2 बी द एंगल बिटवीन the normal to the boundary and the field D and E in the media 1 and 2 respectively। यह कहता है कि जो एंगल है जो मैंने θ1 और θ2 माना है वो क्या है, तो आप लोग देखिए D और E के बीच में ये मेरा हो गया क्या, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि वह बाउंड्री के नॉर्मली, ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं बाउंड्री के नॉर्मली है, तो नॉर्मली क्या एंगल है θ1। फिर ये जो D2 वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वह फिर बाउंड्री के नॉर्मली कितना एंगल बनाता है सेकंड मीडियम में, तो θ2। फिर सिमिलरली यहाँ पर ये फिगर में आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E1 है जो फर्स्ट मीडियम में, वह नॉर्मल टू इस बाउंड्री के साथ एंगल क्या बना रहा है θ1। फिर यहाँ पर सेकंड मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E2 है वह बाउंड्री के परपेंडिकुलर क्या एंगल बनाता है θ2, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि सिग्मा की द फ्री चार्ज डेंसिटी एट द बाउंड्री सर्फेस। अब सिग्मा को आप जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी होता है, तो सिग्मा को मान लिया कि बाउंड्री सरफेस पर जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो क्या है आपका सिग्मा है। ठीक है, इसके बाद ये इस फिगर में दिखाया गया वही चीज है जो मैंने लिखा है, वही फिगर है बाउंड्री ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे सिलेंडर का सरफेस दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका परमिटिविटी ε1 है, इसका ε2, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। फिर एंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है और सर यहाँ पर लिख भी दिया है। फिर अब इस फिगर को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में देखते हैं।
Let us draw a Gaussian cylinder with its curved surface normal to the boundary. अब कहता है कि एक गॉसियन सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गॉसियन सिलेंडर है और उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है, जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो गॉसियन सिलेंडर को मैंने ड्रॉ किया है वो इस बाउंड्री एक्स वाई के क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। वन प्लेन एबव एंड अदर प्लेन बिलो द बाउंड्री। आप देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है ऊपर वाला वह इस प्लेन के बाउंड्री के ऊपर है और एक जो सरफेस है कर्व सरफेस एरिया वो कर्व बाउंड्री के नीचे है, एक जस्ट एबव और एक जस्ट बिलो नीचे है। तो मैंने यहाँ पर लिखा। फिर अब मान लेते हैं हम लोग कि लेट डेल्टा एस इज द एरिया ऑफ ईच प्लेन इन। अब दोनों एरिया का, दोनों जो कर्व सरफेस एरिया प्लेन है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं फिगर में, वो क्या है आपका डेल्टा एस माना है। कर्व सरफेस एरिया का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको दोनों का, एक ऊपर और एक नीचे, उसको मैंने डेल्टा एस मान लिया है, ठीक है। अब इसके बाद द फ्री चार्ज क्लोज बाय द सिलेंडर इज, तो आप लोग जानते हैं कि फ्री चार्ज क्या होता है। पहले आप लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मैंने क्या माना है, डेल्टा एस, ठीक है। तो फ्री चार्ज इस कर्व सरफेस एरिया पर कितना होगा वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्यू बराबर सिग्मा डेल एस हो जाएगा। वही मैंने लिखा है कि जो डेल्टा यहाँ पर लिखा है फ्री चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसके द्वारा जो फ्री चार्ज इनक्लोज किया गया है उसके अंदर में जो बाउंड किया गया है वो आपका कितना हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया डेल्टा एस हो जाएगा आपका सिग्मा इनटू डेल्टा एस, जो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन डायरेक्ट्रिक में गॉस लॉ ने क्या दिया था वो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा होगा। डायरेक्ट्रिक के बारे में गॉस लॉ ने क्या कहा था, गॉस लॉ ने कहा था कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स थ्रू एनी प्लेन इन ऑफ द सिलेंडर आर। अब कहता है कि गॉस लॉ ने बताया था, अपने थ्योरी में बताया था, अपने लॉ में बताया था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स जो होता है डेल एस थ्रू द प्लेन इंस ऑफ द सिलेंडर। प्लेन इंस ऑफ द सिलेंडर मतलब सिलेंडर का जो प्लेन इन ये है और ये है, तो पहला में आपका क्या हो जाएगा, पहला में हो जाएगा आपका यहाँ पर लिखा मैंने इंटीग्रल, क्योंकि सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में आप लोग जानते हैं कि उसके इंटीग्रेशन में हम लोग सर्कल लगा देते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, पहला सरफेस के लिए हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन d1, पहला सरफेस के लिए d1 इनटू डेल्टा s1, क्योंकि छोटा सरफेस हम लोग माने हैं, d1 डॉट डेल्टा s1 एंड सेकंड सरफेस के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर लिखा है, फिर सेकंड सरफेस के लिए हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन d2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड ds, तो दोनों का सरफेस एरिया सेम है। तो यहाँ पर ये गॉस थ्योरी से आ गया, गॉस लॉ से आपका गॉस लॉ डायरेक्ट्रिक से आ गया आपका ये फर्स्ट मीडियम के लिए होगा इंटीग्रेशन d1 डॉट डेल्टा एस और सेकंड मीडियम के लिए d2 डॉट डेल्टा एस, ठीक है। इसके बाद ये हो गया दोनों सरफेस का, सिलेंडर का फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के लिए। अब नेक्स्ट, अब टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स बाय बोथ सरफेस हम लोग निकालना चाहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको सम अप करना होगा, वही इक्वल टू आपको ये पहला सरफेस के लिए हो गया, ये हो गया दूसरा सरफेस के लिए, प्लस कर दिए। अब आप लोग जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा, ठीक है। तो पहला सरफेस में आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, और डेल्टा सरफेस एरिया प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, तो आपका क्या आता है d1 ds cos थीटा 1 और एंगल बिटवीन यहाँ पर आपको सरफेस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है थीटा 1 है, अब यहाँ हो जाएगा d1 ds cos थीटा 1 प्लस d2 सेकंड मीडियम के लिए d2 ds cos थीटा 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर निगेटिव कहाँ से आ गया, तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि तो लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है,
डी, यहाँ पर निगेटिव इसलिए आ गया कि आपको मानना होगा कि कोई फ्लक्स जो इंटर करता है उसको आपको या तो उसको आप पॉजिटिव मानते हैं तो बाहर वाले को निकलता है फ्लक्स लीविंग करता है उसको निगेटिव आपको मानना पड़ेगा, वो अपना कन्वेंशन है। लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम जो इंटर करता है उसको माना जाता है निगेटिव, और जो बाहर फ्लक्स आउटवर्ड निकलता है लिफ्ट करता है उसको मानते हैं पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर जो है उसको निगेटिव हो गया, ये हो गया। फिर आप लोग याद रखिए d1 डेल्टा एस कॉस थीटा जो कि सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल सरफेस एरिया हमने माना है क्या डेल्टा एस, इसलिए आएगा d1 डेल्टा एस, यहाँ पर सीधा हो जाएगा d डेल्टा एस कॉस थीटा 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पर d2 डेल्टा एस कॉस थीटा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये कहता है क्या कि दिस मस्ट बी इक्वल टू द फ्री चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन वॉल्यूम। कहता है ये जो मैंने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स बाय बोथ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो निकाला है वो कहता है कि इक्वल होता है इसके, तो फ्री चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन वॉल्यूम। गॉसियन वॉल्यूम मैंने बनाया सिलेंडर एक गॉसियन वॉल्यूम है, क्लोज्ड वॉल्यूम है, और फ्री चार्ज के इक्वल होता है। तो फिर मैंने अपने आप से किया, इसके बाद मैंने ये सारा यहीं से लिया है, और इसके बाद तो इसके फ्री चार्ज जो है आपका क्वेश्चन सिलेंडर पर वो आपको इतना है जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो इसके इक्वल हो गया। इसके बाद अब देखिए आपको यहाँ पर किया नहीं है कि डेल्टा एस सब में है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा डेल्टा एस, ठीक है डेल्टा एस कट जाएगा, फिर आप क्या बचेगा माइनस d1 cos थीटा 1 प्लस d2 cos थीटा 2 इक्वल टू सिग्मा। अब यहाँ पर d1 cos थीटा 1 d2 cos थीटा 2 क्या है उसके बारे में लिख दिया है कि where d1 cos थीटा 1 and d2 cos थीटा 2 are the normal components of d। d1 cos थीटा 1 जो आप निकालिएगा, देखिए रियल ये वेक्टर आपने वेक्टर पढ़ा होगा जिसके साथ एंगल बनाता है वो होता है cos थीटा। तो ये d1 cos थीटा 1 क्या होगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d1 का नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है अराउंड द बाउंड्री। वो लिखा है फिर d2 क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। वो लिखा है कि d1 cos थीटा 1 and d2 cos थीटा 2 आर द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d का नॉर्मल कंपोनेंट है आपका d1 cos थीटा 1, आप लोग फिगर में देख रहे हैं सिंपल वेक्टर है, ठीक है। अब क्या हमने मान लिया है कंडीशन if there are no free charge on the boundary, यदि मान लेते हैं हम लोग यदि बाउंड्री पर ये बाउंड्री जो एक्चुअल बाउंड्री पर कोई भी फ्री चार्ज ही नहीं, there are no free charge on the boundary, अगर बाउंड्री पर कोई भी चार्ज नहीं हो तब आप जानते हैं कि चार्ज ही नहीं है तो चार्ज की स्थिति क्या होगा, तो सिग्मा हो जाएगा मेरा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इतना प्लस इतना इक्वल टू 0, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर मैंने किया d1 cos थीटा 1 इक्वल टू d2 cos थीटा 2 क्वेश्चन 10 the normal component of d is continuous across the charge free boundary between two dielectrics। इसका मतलब ये हुआ कि normal component of d1 and d2, ठीक है normal component of d मतलब d का ही जो पार्ट है d1 और d2, तो normal component of जो d है वह कहता है कि कंटिन्यूअस है, तो आप लोग देख लीजिए d1 cos थीटा 1 इक्वल टू d2 cos थीटा 2 दोनों मीडियम में सेम है। तो normal component of d between two boundary surface is continuous, वो चेंज वगैरह नहीं करता है, या आपका हो गया टू डाइलेक्ट्रिक्स में, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्टिसिपेशन का हो गया, और नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन डाइलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लो, रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन आता है वो आप हम यहाँ पर देखेंगे। तो इतना लोग कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं।